नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है किसी भी कारणवश। देखिए, लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो ज़्यादातर कोई कारण ही होता है, जेन्युइन रीजन होता है। नौकरी, जॉब लॉस, बीमारी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर डिफ़ॉल्ट होते हैं तो वसूली के लिए जो थर्ड पार्टी मतलब समझ रहे हैं ना, वही फर्जी वाले थर्ड पार्टी का कॉल आने, मैसेजेज आने आपके पास शुरू हो जाता है। तो होता क्या, लोन डिफॉल्टर हो गए हैं, अब आपके ऊपर एफआईआर होगी। ऐसी नोटिस, मैसेजेज ऐसे आते हैं कि आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगी, आपके नाम पे एफआईआर कर दिया जाएगा, आपने क्राइम किया हुआ है, आपने कंपनी के साथ धोखाधड़ी किया है, आपने कंपनी से लोन लिया, डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, उस पर कोई भी आपने कंपनी को पैसे लिए और डिफ़ॉल्ट करके नहीं दिए, आपने धोखाधड़ी किया है, आपने अमानत में खयानत किया है जिसकी धारा 406 है, आपने धोखाधड़ी किया है, चीटिंग किया है, 420 किया है। तो अब हमारे यहाँ हमारी टीम, ऐसे मैसेज में आएगा, हमारी टीम आपके घर पे अगले 2 घंटे में पहुँच रही है पुलिस के साथ। क्या पुलिस का काम है आपकी लोन की रिकवरी करना? नहीं, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सब फर्जी नोट मैसेजेज वगैरह भेज देते हैं कि अगले 2 घंटे में आपके सामने पुलिस आ रही है। तो ऐसा ये धमकी देते हैं, ऐसा धमकी देते हैं, विजिट करने हैं। पुलिस का काम है लोन की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोन की रिकवरी करना नहीं है। ये तो फर्जी तरीके से वो बातें कर रहे हैं। 420 तो हुआ ही नहीं, धोखाधड़ी हुआ नहीं, लोन लिए डिफॉल्ट किए, इसमें कहाँ धोखाधड़ी है, कहाँ धोखाधड़ी हुआ कहाँ। लेकिन कभी कभी देखा गया है कुछ कंपनी वाले ये करते क्या है, थाने पे कंप्लेन दे देते हैं। कंप्लेन मतलब होता है अपना, आपके साथ वो फॉर्मेट, कंप्लेन का एक फॉर्मेट बनाएंगे, उस पर लिखा रहेगा 420 में, 406 में आपके साथ, आपने कंपनी के साथ विश्वासघात किया है, चीटिंग किया है, धोखाधड़ी किया है, अमानत में खयानत है, आपके नाम पे थाने पे एफआईआर होगी और उसकी रिसीविंग में थाने पे स्टैंप और मोहर लगी होती है। कहीं कहीं तो ये फर्जी एडिट करके पुलिस स्टेशन का नाम लिखा रहेगा, ज़्यादातर दिल्ली के पुलिस स्टेशन का नाम लिखा रहता है किसी का, सरिता बिहार, ऐसे कोई थाने हैं वहाँ पे, उस पर स्टैंप लगी रहेगी और स्टैंप लगी रहेगी, आप तो डर जाएंगे कि मेरे नाम पे एफआईआर हो गया। तो पहली बात जान लीजिए, ये जो स्टैंप लगी हो ये एफआईआर नहीं है, ये एफआईआर नहीं है, आपको डरना नहीं है, कंप्लेन नहीं है, एफआईआर, ये कंप्लेन है, एफआईआर नहीं है। वो भी कंप्लेन, ये सिविल का मैटर है, थाने पे क्यों गए? आपको डराने के लिए, परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन में क्रिमिनल केस में एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती थाने पे। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, 420 क्या हुआ, धोखाधड़ी क्या हुआ? बैंक से आपने लोन छीन के नहीं लिया, धोखे से नहीं लिया, आपने आधार देखा, पैन कार्ड देखा, सिविल देखा, तब तो लोन दिया। तो इसमें धोखाधड़ी कहां है? धोखाधड़ी तो हुआ नहीं, तो 420 क्यों? 420 किस धारा में? और 406 अमानत में खयानत, आपने लोन लिया है जिस पर्चे में आपके अमानत में खयानत हुआ कहां? कौन सा विश्वासघात हमने कर दिया? आज मैं जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मेरे लोन नहीं दे पा रहा हूं, आज परिस्थिति खराब है, एक्सीडेंट हो गया, विवाद, कोई बीमारी हो गई, जॉब चली गई, जब मैं नौकरी कर रहा था, मेरा सिविल देखा, जॉब देखा, तब तो आपने मुझे लोन दिया, आज स्थिति खराब है, आज नौकरी चली गई। तो कहां हुआ 406, जो कि बीएनएस की धारा में 316 और 318, 420 और 406 को बीएनएस की धारा में 316 और 318 में है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बताया है, वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन में, बैंक से पैसे के लेन में, क्रिमिनल केस में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, इसमें एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो एफआईआर तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये कंप्लेन दे के डरा सकते हैं आपको, कंप्लेन दे दिए, हो सकता है थाने से कोई पुलिस आ जाए या फिर आपको बुला लिया जाए, आप डर जाएं कि, जो कि साफ शब्दों में ऐसा कुछ नहीं, ये क्रिमिनल केस है ही नहीं, ये सिविल का डिफॉल्ट है, सिविल का केस है, तो आपको डरना नहीं है। और उसके बाद कॉल आने के बाद, मैसेज आने के बाद, ये फर्जी जो पुलिस और फर्जी रिकवरी एजेंट जो फर्जी पुलिस बनते हैं, आप लोग के पास देखिए फर्जी पुलिस का भी कॉल आया होगा कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, आपके नाम पे 2 घंटे में एफआईआर हो जाएगा, आप इस, ये नंबर है, ये फाइल नंबर है, आप इन एडवोकेट साहब से बात कर लीजिए और आधे घंटे में हमें बताइए, नहीं तो मैं आपके नाम पे एफआईआर दर्ज करूँगा, आपकी फाइल में अभी आधे घंटे 2 घंटे के लिए रोक रहा हूँ। ऐसा आपके पास नोटिस, ऐसा आपके पास फोन आया होगा, तो आप फर्जी वकील को फोन करेंगे। एक ऐसे सम्मानित पद को ये लोग फर्जी, इतना अवमानना कर रहे हैं, इतनी फर्जी पुलिस बन जा रहे हैं।
फर्जी एडवोकेट बन जा रहे हैं, यहां तक मजिस्ट्रेट भी बन जाते हैं कि आपके नाम पे एफआईआर, आपके नाम पे पुलिस भेजा जा रहा है, आपको आदेश दिया जा रहा है इतना पैसे देने की, आदेश भी देते हैं। तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसा फर्जी, ये कोई पुलिस का, एडवोकेट का या मजिस्ट्रेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है कि डायरेक्ट आपके नाम पे एफआईआर होगी 420 में और 406 में पुलिस आएगी, अरेस्ट कर ले जाएगा। आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती। किसी के नाम पे अगर 420 और 406 में एफआईआर दर्ज हो, अगर वो जेन्युइन डिफॉल्टर है तो बताइए, हो सकती है। कब हो सकती है लास्ट में मैं बताऊंगा। हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकती है, कंडीशन में मैं बता देता हूं। तो डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है, ना पुलिस आपको फोन करेगी, ना वकील फोन करेगा। वकील का काम है नोटिस भेजना, आपको फोन करके धमकी देना वकील का काम नहीं है। वकील ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर वो जेन्युइन एडवोकेट है, चाहे वो तहसील स्तर का एडवोकेट हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई भी एडवोकेट आपको फोन करके डरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लॉ की समझ है। लेकिन ये फर्जी एडवोकेट फोन कर रहे हैं, फर्जी पुलिस फोन कर रहे हैं, यहां तक कि मजिस्ट्रेट भी फोन कर दे रहे हैं, आपको आदेश दिया जा रहा है। ऐसी ऐसी हो रही है, कॉल पे आ रही होगी आपको फर्जी पुलिस। और तो ये सब है। आप एक चीज बात जान लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपको कमेंट्स में लिखना है, ये क्या जो लोन की EMI डिफॉल्ट होता है, जो कंप्लेन होती है 420, 400 से, ये 316, 318 या फिर सेक्शन 25 और NI एक्ट, क्या NI एक्ट या ECS बाउंस का केस संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है? कॉग्निजेबल नॉट। तो आपको ये देखना है कि आपको संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है। देखिए ये सब असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस में, किसी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये आपको ये जान लीजिए, ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, कोई संज्ञेय में नहीं आता। सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेक्शन 25 NI एक्ट का केस, चेक बाउंस का केस असंज्ञेय अपराध है। किसी थाने में, किसी चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। लोन की EMI डिफॉल्ट होने में, ECS बाउंस होने में या चेक बाउंस होने में आपके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से, आपके पास कोई पुलिस का फोन आए तो कह दीजिए आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। एफआईआर दर्ज तो हो ही नहीं सकता, असंज्ञेय अपराध है, अपराध की श्रेणी में ही नहीं है, ये सिविल मैटर है। तो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं 420 और 406 में। देखिए मैं 420, 406 कह रहा हूं, इसका मतलब ये समझ लीजिए BNS की धारा 318 और 316। BNS में 420 को 318 और 406 को 316 में कन्वर्ट किया। वो मैं 420 इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग को इजीली, देखिए 420 में आप लोग आदत सी हो गई हो, अभी नया जो BNS में आया है उसमें 316 और 318 का जिक्र है। तो एफआईआर दर्ज हो सकती है 420, 406 में। तो कैसे हो सकती है? आपने 318 माने आपने क्या धोखाधड़ी किया, आपने क्या विश्वासघात किया, अमानत में खयानत किया। लोन डिफॉल्ट होने पे एफआईआर दर्ज तो हो ही नहीं सकती। कब हो सकती है? जब आप बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं। बिलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, कंपनी को कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, कंपनी से भाग रहे हैं। आपको सबसे पहले कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया। आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर आपने लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो अपनी परिस्थिति से अवगत कराना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई की गाइडलाइन में है। तो आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से जरिए, एडवोकेट के माध्यम से, खुद एडवोकेट ना बन जाइए, एडवोकेट के माध्यम से जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर भिजवा दीजिए, ताकि आप बिल्कुल डिफॉल्टर तो है नहीं, आप तो भाग नहीं रहे। तो 420, 406 की धारा में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन कब होती है? जब आप कोई गलत दस्तावेज देते हैं। कोई पैन कार्ड को एडिट करके दे दिया, आधार कार्ड को एडिट करके दे दिया, सैलरी स्लिप को एडिट करके दिया, या फिर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बैंक में दे दिया, तो उस कंडीशन में आपके नाम पे 420 और 406 में एफआईआर दर्ज हो सकती है। बिलफुल डिफॉल्टर में भी हो सकती है कि ऐसे हो सकती है कि आपको देने हैं बैंक के 5 लाख रुपए और आप चल रहे हो 50 लाख की गाड़ी से, वो भी लोन पे नहीं है, आपके अकाउंट में 50 लाख पड़े हैं और आपको देने हैं 5 लाख, आप नहीं दे रहे हो। तो उस कंडीशन में बिलफुल डिफॉल्टर माने आपकी नीयत नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आपकी नीयत नहीं है, तो उस कंडीशन में बिलफुल डिफॉल्टर। तो हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ये लोग ऐसे श्रेणी में नहीं है।
ये लोग तो लोन की ईएमआई तक नहीं दे पा रहे हैं, जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसे हैं नहीं देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में बिल फुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं। बिल फुल डिफॉल्टर मतलब क्लियर हो गया ना आप लोगों, पैसे हैं नहीं देना चाहते, आपकी नीयत नहीं है, आपके अकाउंट में 50 लाख पड़े हैं लेकिन आपको देने हैं 5 लाख रुपए, आप नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप बिल फुल डिफॉल्टर हैं, आपकी नीयत खराब है, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप देना नहीं चाहते। उस कंडीशन में बिल फुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। उस कंडीशन में 420 की धारा 420 406 लगेगी, लग सकती है, कंपनी केस कर सकती है। तो ऐसे लोग बहुत कम चांस होता है कि ऐसे होते हैं, और इसमें विश्वासघात जैसा 420 और 406 जैसा ऐसा कुछ नहीं होता। बिल फुल डिफॉल्टर श्रेणी में है तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। बिल फुल डिफॉल्टर से बचने के लिए नहीं है, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए जरिए स्पीड पोस्ट, ताकि आप अपनी परिस्थिति से तो कंपनी को अवगत करा दिए कि मेरी ये परिस्थिति है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, ये कंडीशन है। तो 420 406 और बिल फुल डिफॉल्टर का नौबत ही नहीं आएगा। तो ऐसी नौबत आने में अपनी परिस्थिति से कंपनी को अवगत कराइए जरिए रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट से, एडवोकेट के माध्यम से। और कोई भी बिल फुल डिफॉल्टर होता है तो उसके नाम में एफआईआर दर्ज हो सकता है, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, ईसीएस बाउंस का नोटिस आ रहा है, या एनआई एक्ट का नोटिस आ रहा है, तो ये सब नोटिस में, ईसीएस बाउंस में और एनआई एक्ट में डायरेक्ट थाने पे एफआईआर नहीं हो सकती। ये चीज नोट कर लीजिए। 420 और 406 में तो थाने पे एफआईआर होती है तब जब आप बिल फुल डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं, तब, नहीं तो नहीं हो सकती। 316 318 में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, ईसीएस बाउंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस या एनआई एक्ट का केस हो, इसका थाने से कोई रोल नहीं है, थाने पे एफआईआर नहीं होगी, ये कंप्लेन होती है। एक ईएमआई का ईसीएस बाउंस का, एक ईएमआई का केस होता है, कंप्लेन होता है। आप अपना, आपके पास कंप्लेन होगा, आप सम्मन आएगा, नोटिस आएगा, बीडब्ल्यू आएगा, एनबीडब्ल्यू होगा, उसके बाद एनबीडब्ल्यू तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट की अवमानना नहीं करनी है। नोटिस आएगा, सम्मन आता है, आप उसकी सेम डे बेल होती है, आपको सेम डे बेल हो जाएगी। अगर आपका कलकत्ता में, अहमदाबाद या जयपुर जहां पे भी केस होता है, हमारे पैनल के एडवोकेट है, मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो की कंडीशन बता रहे हैं, जब आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, नहीं है पैसे तो। और किसी प्रकार की नोटिस आती है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन की फर्स्ट हियरिंग, सेकेंड, थर्ड, फाइनल ऑर्डर, जो भी नोटिस आती है, नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर करना है। उसके बाद एनआई एक्ट 138 एनआई एक्ट का नोटिस आया, या ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस है, सेम डे बेल हो जाती है, एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस है, 13(4) का नोटिस है, डीएम साहब का नोटिस है, किसी प्रकार का नोटिस है, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे पर्सनली भी आप मुलाकात कर सकते हैं, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमसे पर्सनली, हमारी टीम से बात करके, हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।